गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और समझेंगे कि पृथ्वी पर ये कैसे काम करता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो धरती है, धरती पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और अजैव तत्व पाए जाते हैं और इन्हीं से मिलकर के इन तीनों संकल्पनाओं का जन्म हुआ है। पर्यावरण का भी, जिसे हम इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं, पारिस्थितिकी जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो आज हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयत्न करेंगे और ये जानेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है और ये कैसे एसोसिएटेड है, एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो एनवायरनमेंट का सामान्य अर्थ होता है पर्यावरण, और पर्यावरण को अगर हम इसको तोड़ दें तो परि और आवरण दो शब्दों से मिलकर के बना है। परि शब्द है परिधि का संक्षिप्त रूप, परिधि यानी चारों ओर। तो हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसे हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। कई बार इसको कंफ्यूजन में हम वातावरण भी कहते हैं। तो वातावरण से पर्यावरण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। वातावरण में हम सिर्फ वायुमंडल या उससे एसोसिएटेड फिनोमिनाज की बात करते हैं और पर्यावरण में हम अपने आसपास के अपने परिवेश के सभी तत्वों को सम्मिलित करते हैं। तो इस अंतर को हमें जानना चाहिए। पर्यावरण शब्द को लेकर के हिप्पोक्रेटिस और अरस्तु ने भी अपने राइटिंग्स में, ग्रीक ज्योग्राफर्स की जब हम स्टडी करते हैं या शुरुआती ज्योग्राफर्स को जब हम पढ़ते हैं तो उसको लेकर के उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और जिसके लिए मिलेव या हैबिटेट का शब्द हुआ आवास, आवास्य मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, और मिलेव शब्द हमारा घर से बना है, ड्वेलिंग स्थान, रहने का स्थान। तो इन तीनों ही शब्दों का लगभग एक ही अर्थ है, पर्यावरण, मिलेव और आवास या हैबिटेट, कि हमारे रहने का, हमारे मतलब मानव के रहने का स्थान पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण शब्द को लेकर के हम अगर इसको समझने का प्रयत्न करें तो पर्यावरण हम कहते किसे हैं। तो पृथ्वी के समस्त तत्वों को अगर हम सम्मिलित रूप से समझें, देखें, उनसे ही मिला करके हमारे पर्यावरण का निर्माण होता है, जिसमें हम स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल को तो शामिल करते ही हैं, इन तीनों पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को भी सम्मिलित करते हैं और जिसे हम संयुक्त रूप से जीवमंडल कहते हैं। अब इस पर्यावरण में इस जीवमंडल का विकास तभी संभव है जब उसे अजैव तत्वों से सपोर्ट मिले। अजैव तत्व वो तत्व हैं जो आधार का काम करते हैं, जैसे मिट्टी, जल, वायु, इन और ऊर्जा, इनको हम अजैव तत्व के अंतर्गत रखते हैं। जैविक तत्व जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जिनके कारण लाइफ संभव हो पाती है, तो उसको हम जैविक तत्व कहते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, इनको हम जैविक तत्वों के अंतर्गत रखते हैं। और अगर हम उसको कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों के रूप में बांटना चाहें तो कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत हम कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को रख सकते हैं अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत। और कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, इनको हम इसके अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। अब इन्वायरमेंट को हम समझ गए कि पृथ्वी के जो विभिन्न तत्व हैं, चाहे वो जैव तत्व हों चाहे अजैव तत्व हों, उनको मिला करके जो जीवन का स्वरूप हमको पृथ्वी पर दिखाई देता है, उन सबको सम्मिलित रूप से हम इन्वायरमेंट या पर्यावरण कहते हैं। इसी पर्यावरण से संबंधित हमारी अवधारणा है इकोलॉजी की, पारिस्थितिकी की। ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप कैसे है? तो इसमें हम जो तत्व यहाँ पर पाए जा रहे थे, एनवायरनमेंट में पाए जा रहे थे, उन तत्वों के संबंधों को भी समझते हैं, उनके संबंधों का भी अध्ययन करते हैं कि वो कैसे परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो इकोलॉजी शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम जो लोकप्रिय प्रयोग किया था वो अर्नेस्ट हैकल महोदय ने किया था, और उनसे पहले सेंट हिलैरी नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इथोलॉजी शब्द का प्रयोग इसके लिए किया था। और जे पेवार्ट ने हेक्सिकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, और जिसे हम इथोलॉजी या हेक्सियोलॉजी शुरुआती अवस्था है। ये इकोलॉजी से पहले इन शब्दों का चलन हो रहा था, लेकिन बाद में
या इकोलॉजी शब्द ने इन सबको रिप्लेस कर दिया, यानी पारिस्थितिकी शब्द ने इन सबको हटा करके स्थान बना लिया, और इस समय सर्वमान्य रूप से हम इकोलॉजी शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो इकोलॉजी से आशय क्या है या पारिस्थितिकी से आशय क्या है? तो जैसा कि हम पर्यावरण में समझ रहे थे कि हमारे चारों तरफ का आवरण, पृथ्वी के या मनुष्य के चारों तरफ का आवरण हमारा पर्यावरण का निर्माण कर रहा था, तो पारिस्थितिकी भी उसी की अवधारणा है कि हमारे चारों ओर की स्थिति क्या है। स्थिति में हम वनस्पतियों को शामिल करते हैं, मानव को शामिल करते हैं, जीव जंतुओं को शामिल करते हैं और सूक्ष्म जीवों को शामिल करते हैं। और ये सब कहाँ पाए जाएंगे? तो स्वाभाविक रूप से मृदा या धरती पर पाए जाएंगे, जिसे हम धरातल कहते हैं, और इससे मृदा से पोषण तत्व मिलते हैं। इसका जीवन कब संभव होगा? जब इसे जल की आपूर्ति होगी और वायु इसके साथ विद्यमान रहेगा। इसके साथ साथ इनका विकास तभी संभव हो पाएगा, इनकी जीवन तभी संभव हो पाएगा जब वहाँ पे ऊर्जा का इनफ्लो होगा, जब ऊर्जा आएगी, जिसे हम सौर ऊर्जा के रूप में ज़्यादा लोकप्रिय रूप से या व्यवहारिक रूप से समझ सकते हैं। अब इकोलॉजी जो है, ये पारिस्थितिकी शब्द जो है, ये जब हम इसके अर्थ को देखते हैं तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये वनस्पतियों को मिला करके, जीव जंतुओं को मिला करके, मानवों को और सूक्ष्म जीवों को मिला करके, इन सब के अंतर संबंधों को हम आपस में परस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ पाते हैं। और जब पारिस्थितिकी के व्यापक संदर्भ में हम इसके अलग अलग रूपों को समझने का प्रयत्न करते हैं, तो हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी अलग अलग प्रकार की अलग अलग अवस्थाओं में हो सकती है। जैसे अगर हम स्थलीय भागों पर हैं तो स्थल की पारिस्थितिकी अलग होगी, जलीय भागों पर हैं तो जल की पारिस्थितिकी अलग होगी। अब दो स्पष्ट विभाजन हमको दिखाई देंगे, एक जल की पारिस्थितिकी और एक स्थल की पारिस्थितिकी। जब हम स्थल पर ही और सूक्ष्मता से और गहनता से उसका पर्यवेक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि जो जल है, जो स्थल है, उस पर पर्वतों की पारिस्थितिकी अलग है, पठारों की पारिस्थितिकी अलग है और मैदानों की पारिस्थितिकी अलग है। अगर हम वहाँ पर भी उनको गहनता से देखें, पर्वतों पर भी, पठारों पर भी और मैदानी भागों पर भी हम उसको और गहनता से अध्ययन करें, तो हम उनको वनस्पतियों के आधार पे या जीव जंतुओं के आधार पे वर्गीकृत कर सकते हैं। और रॉडम महोदय ने एक बड़ा ही लोकप्रिय वर्गीकरण किया है इसका, कि वो वनस्पतियों के आधार पे पारिस्थितिकी का विभाजन करते हैं कि ये भूमध्य रेखीय पारिस्थितिकी है, ये मरुस्थलीय पारिस्थितिकी है, ये टुंड्रा पारिस्थितिकी है, ये टैगा पारिस्थितिकी है और ये ध्रुवीय पारिस्थितिकी है। इस तरह से वो अलग अलग, ये मध्य अक्षांशीय पारिस्थितिकी है, ये भूमध्य सागरीय पारिस्थितिकी है, वो अलग अलग पारिस्थितियों का विभाजन करते हैं। और हम अब इस विवरण के साथ ये समझ गए कि पारिस्थितिकी वस्तुतः पर्यावरण की अगली स्टेज है। पर्यावरण में हम जैविक तत्वों को, अजैविक तत्वों को देख रहे थे, उनको हम अलग अलग खंडों में जान रहे थे कि इनसे हमारे पर्यावरण का निर्माण होता है। पारिस्थितिकी में उसकी अगली स्टेप है जहाँ पे हम उन तत्वों के बीच के संबंधों को हम पड़ताल करते हैं, उनकी हम पहचान करते हैं कि उनके बीच में क्या संबंध है, कैसे वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और कैसे वो स्वयं प्रभावित हो रहे हैं। अब उसी की जो अगली स्टेज है, जो अगली अवस्था है, उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसा नाम से स्पष्ट है, तंत्र, तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था। अब किसी भी संस्थान की, किसी भी रूप की, किसी भी चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको एक सुदृढ़ व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, एक तंत्र की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारा भारत देश ही है, तो भारत देश लगातार आगे बढ़ रहा है या पीछे हो रहा है। अगर यहाँ पे गरीबी है तो उसके लिए भी कुछ उत्तरदायी कारक हैं, और अगर यहाँ पे हम प्रगति कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ फेवरेबल कारण है।
तो अब हम जब इसको इस तरीके से जब हम इनका मूल्यांकन करते हैं कि ऐसा क्यों है, तो हम देखते हैं कि ये तंत्र के कारण ऐसा हो रहा है, सिस्टम के कारण ऐसा हो रहा है। कई बार हम कहते हैं ना कि भारत का सिस्टम बड़ा खराब है। अब आप रेलवे का टिकट लेने जाते हैं तो आप पाते हैं कि वहाँ पे काउंटर पे बड़ी भीड़ लगी हुई है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जिसका जैक है वो जल्दी से डॉक्टर को दिखा के चला जा रहा है, और जिसको कोई नहीं जानता है वो बीमार पड़ा हुआ है। ऐसा ही सभी जगहों पे आप एक ऑब्जर्व करते हैं और ये पाते हैं कि जो हमारा किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक तंत्र बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, और लोग उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। यद्यपि कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, इसीलिए वो सिस्टम सुचारू रूप से चल रहा है और उसी कारण वो व्यवस्था टिकी हुई है, बनी हुई है। तो हमारी पृथ्वी भी जो है वो एक संपूर्ण जीव मंडल एक तंत्र है। अब उस तंत्र की विशेषता ये है कि उसमें ऊर्जा आती भी है, उसमें से ऊर्जा निकलती भी है। अब ऊर्जा को लेकर के आपने 9वीं 10वीं में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि इट नाइदर कैन बी क्रिएटेड और नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम इसे बना सकते हैं और ना इसे नष्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है कि हम ऊर्जा को बना भी नहीं पा रहे हैं और इसे नष्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी ऊर्जा जब वो पृथ्वी पर ऊर्जा आ जाती है तो उसका रूप बदलता रहता है और विभिन्न रूपों में उसका ट्रांसमिशन होता रहता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र उन ऊर्जा को लेकर के और जो विभिन्न तत्व हैं पृथ्वी पर, उन तत्वों को लेकर के अपने सिस्टम का, यानी कि पृथ्वी के सिस्टम का, व्यवस्था का निर्माण करता है और उसको सुचारू रूप से चलाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है उससे पहले के मोबियसिस ने बाइकोनियोसिस शब्द का प्रयोग किया था। ऐसे फॉर्ब्स ने माइक्रोकोनिकोज्म शब्द का प्रयोग किया था। दुकुचेव महोदय ने जियोबायोकोनियोसिस शब्द का प्रयोग किया था। फ्रेडरिक महोदय ने होलोकोइसिन शब्द का प्रयोग किया था और थियनमान महोदय ने इसके लिए बायो सिस्टम का प्रयोग किया था 1939 में। और थियनमान से पहले एजी टांसले महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इकोसिस्टम शब्द का प्रचलन शुरू किया था। और इकोसिस्टम, इकोलॉजी और सिस्टम दो शब्दों को मिला करके बना है। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी और उसका तंत्र यानी कि उसको चलाने की व्यवस्था। तो यह हम काम कैसे करता है, अगर हम इसको इस डायग्राम के द्वारा समझना चाहें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सूर्य है, सूर्य से हमको मिलती है ऊर्जा। यहाँ पे अगर इकोलॉजी में हम देखें तो यहाँ पे ऊर्जा का इनफ्लो हो रहा था। इस सिस्टम में सूर्य को हम देख रहे हैं कि सूर्य हमारी ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है, और सूर्य के कारण यहाँ पे स्वपोषित जो इसके अवयव हैं, एलिमेंट हैं, उनका वो इससे ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उनसे वहाँ पे पदार्थों का निर्माण होता है। अब स्वपोषित कौन है, तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा जो पादप हैं, पेड़ पौधे हैं, वो अपने पत्तियों का निर्माण करते हैं, भोजन बनाते हैं और उनका क्रमशः विकास होता जाता है। तो हम जब ऑर्गेनिजम्स को पृथ्वी के उनका वर्गीकरण करते हैं तो हम उनको दो आधार पे बांट सकते हैं, एक स्वपोषित और एक परपोषित। स्वपोषित वो हुए जो खुद का विकास करते हैं और परपोषित वो हुए जो खुद, जिन्होंने खुद अपना विकास किया है, उनके विकास पर निर्भर करते हैं। तो स्वपोषित को हम सिर्फ ये ना समझें कि पेड़ पौधे ही स्वपोषित तत्वों के अंतर्गत या एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स के अंतर्गत रखे जाएंगे। जो शाकाहारी जानवर हैं उनको भी स्वपोषित के अंतर्गत रखा जाएगा कि उन्होंने पेड़ पौधों से ऊर्जा ग्रहण की और मिनरल्स ग्रहण किए, कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया, प्रोटीन ग्रहण किया, न्यूट्रिएंट्स ग्रहण किया और फिर उससे अपने उत्तकों का विकास किया, जिससे उनका शरीर विकसित हुआ। फिर उनके जो परपोषित है वो निर्भर रहते हैं। तो स्वपोषित पेड़ पौधों का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अजैव तत्वों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अब अजैव तत्व क्या है, तो हम इसके बारे में अभी इसी लेक्चर की शुरुआत में ही चर्चा कर चुके हैं कि जो मृदा है, जो जल है, जो वायु है, इनको हम अजैव तत्वों के अंतर्गत रखते हैं। तो इनसे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और फिर इन स्वपोषित कंपोनेंट्स पर ही, इन स्वपोषित घटकों पर ही शाकाहारी जीव पलते हैं। इन शाकाहारी जीवों पर मांसाहारी जीव पलते हैं। और ये स्वपोषित के अलावा जो स्वपोषित पर पलने वाले जो दूसरे पैरासाइट्स हैं उनको हम परजीवी या पैरासाइट्स कहते हैं। मांसाहारी जीवों का ये शोषण करते हैं और कई बार मांसाहारी जीव इनको भोजन के रूप में भी
ग्रहण करते हैं। इसके अलावा डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स स्वपोषितों पर भी रहते हैं और खुद डिकम्पोज होकर के ये इनको सड़ाते भी हैं। डिकम्पोजर्स अपमार्जक जो सूक्ष्म जीव हैं उनको हम अपमार्जक के रूप में रखते हैं। और ये हैं मृत जीवी जो मरे हुए जीवों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो ये स्वपोषित से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उनको उनके ऊपर बन करके, उनके ऊपर पल करके उनको भी ये अपघटित करते हैं और परिवर्तित करके अजैव तत्वों के रूप में बदल देते हैं। तो जब इनको अजैव तत्वों के रूप में बदलते हैं तो उनको खनिजों के रूप में बदल देते हैं और विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के रूप में बदल देते हैं। तो ये हमारे जैव तत्व हैं जो स्वपोषित, शाकाहारी, परजीवी, अपमार्जिक, मांसाहारी और मृतजीवी के रूप में काम करते हैं। तो इसे हम दो प्रकार से उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। उनको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कुछ एक उत्पादक वर्ग है और दूसरा उस पर निर्भर उपभोक्ता वर्ग है। और जब इकोसिस्टम को हम इस तरह से देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को कि वो स्पष्ट रूप से विभाजित कर रहा है उत्पादक और उपभोक्ता को, तो उस पर निर्भर रहने वालों की संख्या भी उसी अनुरूप प्रभावित होती है। अब पारिस्थितिकी तंत्रों को हम अलग अलग व्यवस्था के अनुरूप उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। अब जैसा अभी हम लोग पारिस्थितिकी को बांट रहे थे, वर्गीकृत कर रहे थे, तो उसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में भी उसका फर्दर वर्गीकरण कर सकते हैं कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र है, घास मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र है। इन सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को हम उनका वर्गीकरण स्पष्ट रूप से देख समझ सकते हैं कि कैसे वो काम करते हैं। ये अजैव तत्व, जैव तत्व मिल करके किस तरह से पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं और उनसे फिर ये लगातार चक्र चलता रहता है, साइकिल चलती रहती है। अब ये साइकिल जब चलती है तो साइकिल पृथ्वी पर इसी सिस्टम के अंतर्गत चलती है, एक चक्रीय स्वरूप में, जिसको बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। भू जैव रसायन चक्र के नाम से हम इसे जानते हैं। तो भू जैव रसायन चक्र क्या है? जैसे हमने जल चक्र के बारे में पढ़ा है, आपने इससे पहले सुना होगा कि पृथ्वी पर जो जल है वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर बादल के बारिश होती है और फिर वो नदियों में या समुद्रों में गिरता है या पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, फिर और वो बह करके फिर समुद्र में जाता है और फिर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। ये चलता रहता है, ये चक्रीय रूप से चलता रहता है। तो ऐसा ही जो अन्य तत्व हैं, जो अन्य कार्बनिक तत्व हैं और अकार्बनिक तत्व हैं, उनका भी चक्रीय स्वरूप चलता रहता है। जैसे जो वायुमंडल की सबसे प्रमुख गैस है नाइट्रोजन, तो अगर हम नाइट्रोजन का उदाहरण लें तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 79% के लगभग है और उस 79% में से उस वायुमंडल में से मुक्त वायुमंडल को कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो अवशोषित कर लेते हैं पेड़ पौधों की जड़ों में और उनके द्वारा फिर उनकी जड़ों में प्रोटीन का निर्माण होता है। खासकर जो दाल उगाने वाले पौधे हैं जैसे अरहर है, चना है, इनके द्वारा वो उनको अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और फिर जब हम उन दालों का कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, तो नाइट्रोजन हमारे शरीर में पहुंचता है। फिर जब हमारा डिकम्पोजिशन होता है या हम उनको किसी तरह से मुक्त करते हैं तो फिर वो फिर वायुमंडल में चला जाता है। तो ये चक्र लगातार चलता रहता है। ऐसा ही कार्बन चक्र भी है कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ते हैं। जो हमारे कल कारखाने हैं, जो मोटर गाड़ियां हैं, उनसे जो धुआं निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गया, फिर वो पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित किया गया और हमने भी जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा था वो भी पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित किया गया। और ये चक्र लगातार चल रहा है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, फिर उसको निकाल रहे हैं, हम जो फ्यूल जला रहे हैं ईंधन, उस ईंधन से भी बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर वो वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल से फिर पेड़ पौधे उसको अवशोषित करते हैं। तो ये चक्र लगातार चलता रहता है। ऐसा ही ऑक्सीजन चक्र भी है। ऐसा ही फास्फोरस चक्र है कि जो हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं उनमें विभिन्न प्रकार उनकी मजबूती के लिए फास्फोरस की जरूरत होती है। हमारे ब्लड में फास्फोरस होता है। जो विभिन्न जीव जंतु बने हैं, जो उनके उत्तक बने हैं, वो उसमें फास्फोरस की मात्रा होती है। तो जब इन उत्तकों का निर्माण होता है तो उन फास्फोरस को कंज्यूम कर लिया जाता है और जब उसको अपघटक या परिवर्तन किया जाता है तो अजैव तत्वों के रूप में होने से फिर वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये लगातार चलने वाली चक्रीय प्रक्रिया है और इस तरह से पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र काम करता है।
तो हम इन तीनों ही संकल्पनाओं के द्वारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर को हम समझ गए कि पर्यावरण में हम जैव तत्वों को, अजैव तत्वों को इनको अध्ययन करते हैं, इनके बारे में समझते हैं। पारिस्थितिकी में इन जैव तत्वों, अजैव तत्वों के बीच के संबंध का हम अध्ययन करते हैं, इनके सिम्बोसिस का हम अध्ययन करते हैं कि इनके बीच में क्या संबंध है, कैसे जुड़ाव है। और पारिस्थितिकी तंत्र में इनका फंक्शनल स्वरूप क्या है, इनका कार्यात्मक स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इकोलॉजी क्या है, तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, उनके प्राकृतिक वातावरण और जीवों के बीच का अध्ययन है, उनके बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो ये फंक्शन का अध्ययन है, जो उनके बीच का संबंध है, द फंक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स बायोटिक सेटअप, जो उसके जैविक स्वरूप है, जो जैविक संरचना है, उस जैविक संरचना, उस जीवीय संरचना के बीच का जो क्रियाकलाप है, उन क्रियाकलापों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। होप आप इसे समझ पाएंगे, और अगर आपको किसी भी पॉइंट्स पे कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू।